गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सारा टॉपिक पिछले क्लास में कर लिया था उसके जस्ट आगे वाला कंटिन्यू पार्ट है ये। इसमें हम लोगों ने पहले ही क्या करना है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसी से कंटिन्यू करेंगे और एक एक थ्योरी एक एक पोर्शन जो भी कुछ होगा वेक्टर से रिलेटेड सारे थ्योरी का डिस्कशन अच्छे तरीके से करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में अगर वेक्टर अच्छा है तो फिजिक्स अच्छा है, ये मान के आपको चलना भी चाहिए और ये सच बात भी है। देखिए जरा आज क्या पढ़ना है हमें, एंगल ऑफ ए वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से किसी वेक्टर का कितना एंगल बनता है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो फाइंड आउट करने का तरीका जरा देखिए। हो क्या रहा है हमारे पास, देखें ये एक वेक्टर है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये एक वेक्टर है। मान लो ये वेक्टर का वेक्टर ए है, इसका नाम ए है, ठीक है, और यह थीटा एंगल बना रहा है। किससे ध्यान रखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ ध्यान रखें अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बाद में थोड़ा समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस फिलहाल मैंने इसे एक्स माना है और इसे मैंने वाई माना है, ठीक है, वेक्टर ए है। तो अगर मैं ये कहूँ ए एक्स मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो बोलोगे एक्स, तो एक्स क्या होता था हमारा, याद कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली ए वाई क्या हुआ करता है, वो क्या हुआ करता है ए साइन थीटा। बट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज मेड बाय द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वेक्टर। तो ये इन दोनों के बीच में जो बनाया गया उसे कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग टैन थीटा का यूज करते हैं, टैन थीटा का। और टैन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, जरा देखो, टैन थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम लोग ए वाई बाई ए एक्स, सिंपल। टैन थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। और ये कैसे होगा, ये ऐसे भी साबित हो रहा है, जरा देखिए, ए वाई बाई ए एक्स करके तो देखो जरा, जैसे ही वैल्यू पुट करो तो टैन थीटा के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, इसे क्वेश्चन में ऐसे यूज करेंगे कि आपको पहले से किसी भी फॉर्म में ये गिवन होगा कि जो वेक्टर आपने चुना है उसका y कंपोनेंट क्या है और जो वेक्टर आपने चुना है उसका x कंपोनेंट क्या है, तो इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो tan थीटा दे देगा। लेकिन यहाँ पे थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए ये जो थीटा है विच इज मेड विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बट अब इसी जगह पर अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होकर के थीटा डैश दे दिया जाए, अगर वो थीटा डैश होगा तो उस केस में थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो होगा tan इनवर्स ए एक्स बाई ए वाई। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब यहाँ पे मेन प्रिकॉशन क्या है, वो इस चीज क्या है कि जो थीटा हमारा किस एंगल से बन रहा है, सॉरी किस एक्सिस से बन रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर व्हेन द एंगल इज मेड विथ व्हाट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला हमारा है वो तब यूज किया जाएगा तब जबकि ये वर्टिकल एक्सिस से बनेगा, ये वाला आपको लिख लेना चाहिए इस जगह पर, ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगा। और ये कंपोनेंट्स हैं जिससे हमें अच्छे तरीके से पता भी है कि कैसे कर लेते हैं। क्लियर हुई ये बात समझ में आई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन में हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट पढ़ना है जो है कि रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। कहने का मतलब क्या है, जरा इसको फिगर से समझने का प्रयास करते हैं, क्या कह रहा हूं मैं। जरा देखिए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, और एक थर्ड एक्सिस भी हमारा है जो है जेड एक्सिस, जो कि सिमिलरली ऐसे होगा लेकिन 2D में ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर हमने चुन लिया इस तरह से, मान लो ये वेक्टर ए होगा, ठीक है, ये वेक्टर ए होगा। तो इस वेक्टर ने क्या किया है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया है, ठीक। सिमिलरली यह वाई एंगल से बीटा बनाएगा, और ये जो हमारा जेड एक्सिस है उससे ये गामा एक्सिस एंगल बना रहा है, ठीक है। ध्यान रखना सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किए जा रहे हैं, ठीक है। सिंपली मतलब ये एक्स एक्सिस से बना होगा, ये वाई एक्सिस से एंगल बना होगा और ये जेड एक्सिस से बना है। इस बात का अच्छे तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। कितने बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो वेक्टर ए है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से तो ये अल्फा एंगल बना रहा, तो सर बीटा लिखने की क्या जरूरत है, क्या बीटा 90 माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा क्या। नहीं बेटा, बिल्कुल 90 माइनस अल्फा तो नहीं लिखा जा सकता इसको, क्यों, क्योंकि ये है कहां पर, जरा देखो स्पेस में है। आप जो कह रहे हो वो तब होता था जब आपका जो वेक्टर हुआ करता था वो 2D में हुआ करता था, तो अगर ये एंगल नीचे वाला एंगल 30 डिग्री तो ऊपर वाला निश्चित है कि 60 डिग्री होगा। बट ये वाला वेक्टर ऐसा नहीं है, वेक्टर ऐसे है, ये आपका एक्स वाई प्लेन और वेक्टर ऐसे है, ऐसे। तो दोनों में जो एंगल्स बनेगा उसमें ऑर्थोगोनल रिलेशन नहीं होगा, मतलब कि एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये 3D व्यू है इसका, बात समझ में आ गई। तो चलो खैर, अगर मैं बोलूं
कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो तुम क्या बोलोगे सर, दैट इज कॉल्ड एक्स, और वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कोसाइन ऑफ दैट एंगल विच इज मेड इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर इटसेल्फ, दैट इज व्हाट, ए कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ए वाई, तो आप निश्चित है बोलोगे ए कॉस बीटा, एंड सिमिलरली ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा, नो डाउट। बात समझ में? चलो अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, जब याद हो अगर आपको, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पे करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हुआ करते थे, तो उनका जो रिजल्टेंट दिया जाता था, रिजल्टेंट वो किससे दिया जाता था, आर इक्वल टू क्या दिया जाता था, अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, अगर वेक्टर ए और बी हुआ करता था तो। याद है आपको, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुआ करते थे। यहां पर जरा देखिए, जो सारा खेल हम लोग खेलने वाले हैं वो एक दो और ये तीनों के तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस हैं, इसके अलोंग जो वेक्टर्स बनेंगे, ये तीनों के तीनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है परपेंडिकुलर है, तो निश्चित ये तीनों जो कंपोनेंट्स टूटे होंगे वो तीनों एक दूसरे पे क्या हो रहे होंगे, परपेंडिकुलर ही रहे होंगे। तो इसके लिए अगर मैं बोलूं इनका रिजल्टेंट, तो निश्चित है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो ए स्क्वायर ही होगा, इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। क्या ये फील आया है आपको? क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है किसी वेक्टर का, ये वाई के साथ मतलब करस्पॉन्डिंग सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो अगर सबके सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इसी तरह का रिलेशन था, और जैसे यहाँ से स्क्वायर गायब हुआ करता था तो याद करो कुछ ऐसा हो जाया करता था। ठीक है, फील आ रहा है आपको इस चीज का? ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स के लिए आप ऐसे लिखते थे, याद करो, जब उनके बीच में करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री बना करता था, तो इन तीनों के बीच में 90-90 बनता है ना, तीनों के तीनों जो एक्सिस होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। तो ये बात हो गई एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो जरा देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स, जरा यहां से रखिए, तो ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यस, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, एंड सिमिलरली ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है, और इधर क्या है, ए है। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू, जरा देखो तो ए स्क्वायर क्या सब में कॉमन है, यस सर है, और ए स्क्वायर सब में कॉमन है, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, डन। और ये पूरे का अंडर रूट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही ए बाहर निकल के आएगा तो ए का स्क्वायर तो वो तो ए हो जाएगा, तो ए से ए कटेगा, तो जो नेट रिलेशन तुम्हारे पास आने वाला है क्या वो ये आएगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यस सर यही आएगा। इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इसे बोलते हैं रिलेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। बात समझ में आ रही क्या? डायरेक्शन मतलब क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन मतलब एक एंगल बता रहा है, और कोसाइन चूंकि कॉस थीटा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस का सम सभी डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम जो है वो कितना होता है, 1 होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट है ये, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपको याद रखना चाहिए। बात समझ में आई? सभी वेक्टर्स में ये जो तीन कंपोनेंट्स हम लोगों ने इससे ब्रेक किए हैं, उनका सभी का जो डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर का जो सम है वो कितना होने वाला है, 1 होता है, और आपको ये याद रखना चाहिए। इसे हमेशा अपने पास याद रखें। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी जाए, गामा की ना दी जाए, तो कैसे गामा निकालोगे? निश्चित है कि इसी रिलेशन में रखकर के गामा की वैल्यू आप निकाल लोगे। बात समझ में आ गई? तो कभी ऐसा होता है कि किसी दो परपेंडिकुलर एक्सिस से वेक्टर का बनने वाला एंगल का वैल्यू दे दिया था और तीसरा पूछ लिया जाता, तो ये रिलेशन उसी जगह पे यूज हो जाएगा। ठीक, कई बार इसके जगह पे एक और रिलेशन यूज किया जाता है जो इसी से डेराइव होता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जरा देखो तो क्या आपको बेसिक फंडा ये पता है? क्या आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? तो क्या यहां से निकल के ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? यस सर, ये रिलेशन हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्यों ना जहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे मैं लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मैं अपना खेल स्टार्ट कर दूं। तो चलो देखो तो अभी जरा देखो तो कि ये सारी चीजें जो है वो किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो जरा देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसमें हम लोग को उसी हिसाब से वैल्यूज पुट कर देनी होती है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज में इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जरा उसको देखो। तो कैसे करेंगे इसको, जरा देखिए। मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो हमारा फंडा है, ये वाली जो वैल्यूज है इसमें डालने वाला हूं। तो सिंपल इस वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है, तो पुट कीजिए। तो जरा देखिए, तो ये पहला वाला क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस, दिख रहा है क्या सभी को, साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा।
1 प्लस 1 प्लस 1 निश्चित है 3, माइनस सभी में कॉमन है, जरा देखो माइनस सभी में कॉमन है तो आप ले लो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दो, तो जैसे ही भेजोगे आप तो वो क्या होने वाला है, जरा देखो तो वो होने वाला है -2, 3 इधर है ना तो उधर जाएगा तो -2, तो ये आपके पास जो रिलेशन निकल के आया वो क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसको भी याद रखना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए? तो यहां तक वाले सारे फॉर्मेट जो भी हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के हमारे सामने आए हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन साइन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन साइंस, और इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे भी वैसा ही रिलेशन आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी डायरेक्शन साइंस का जो स्क्वायर का जो सम है वो क्या देता है, रिजल्ट 2 देता है, जबकि सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर का जो सम है वो हमें 1 देता है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेक्शन में, कुछ थ्योरी और पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, और ये जो सेक्शन है हमारा, इसमें हमें प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें क्या चीजें हैं और किस इससे कहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आना तो थोड़ा रेयर है, बट पूरे फिजिक्स में इसका जबरदस्त यूज है और इसको समझना और इसको फील करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं वेक्टर अच्छा तो फिजिक्स अच्छा। तो चलो सीखते हैं इस पार्ट में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो कैटेगराइजेशन है, ठीक है, मतलब सिंपली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल ऐसा, डॉट को जनरली डिनोट करते हैं ऐसे एक डॉट से, और क्रॉस को जनरली डिनोट करते हैं क्रॉस से ही, जैसा कि नाम है वैसा लिखते भी हैं हम लोग। ये इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब रही बात कि डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम भी है, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और ये नाम बहुत सोच समझ करके और बहुत ही रियलिस्टिक है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ये नाम इससे जोड़ करके इसके मतलब को सार्थक बना देता है। सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसको जरा समझिए कि इन दोनों इन दोनों के नाम का सार्थकता कैसे है, जरा उसको समझिए। आप कर क्या रहे हो, वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब सिंपली कम से कम आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए। मतलब सिंपल कि दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उन्हें हमें लेना है और डॉट करवा देना है, और उन्हें हमें लेना है तो क्रॉस करवा देना है। तो जब आप दो वेक्टर्स को जब डॉट करवाओगे तो उनसे जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो नया फिजिकल क्वांटिटी, उनसे देखिए ध्यान रखिए, बार बार मैं कह रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का हुआ करता था, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो वेक्टर्स को मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को जो कि वेक्टर है उसे डॉट करवा रहे हैं। तो उसे डॉट करवाने के बाद जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन के आती है वो कैसी होती है, स्केलर होती है। दैट्स वाई इट्स नेम इज स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली यहां पर जब दो वेक्टर को आप क्रॉस करवाओगे तो उनसे निकल करके जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया है। बात समझ में आई? तो इसका रिजल्ट आता है एक स्केलर और इसका रिजल्ट आता है एक वेक्टर। थोड़ा सा इसको फील करने के लिए जरा मैं आपको बता देता हूं, फिलहाल डॉट प्रोडक्ट में एक एग्जांपल लेकर के आप फील करो जरा इसको। आपको ना पता हो तो मैं बता रहा हूं, पावर क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, पावर क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे दिया जाता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। देखो जरा, पावर एक स्केलर है बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलरली वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट पावर है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो भी हो रहा होगा उसे डॉट कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डॉट किस तरह से डिफाइन किया है कि डॉट जो भी दो वेक्टर क्वांटिटी का होगा वो रिजल्ट में क्या दे देगा, स्केलर क्वांटिटी दे देगा। सिमिलरली अगर आपको याद हो तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों का जो डॉट करवाया जाता है डॉट, वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी वर्क डन दे देता है। तो ये आपके एग्जांपल में इस चीज के एग्जांपल को समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो आपको समझना चाहिए। इसके भी एग्जांपल दूंगा मैं जब मैं इस सेक्शन को पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल मैं भी इस पे फोकस्ड हूं। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई क्लियर। अब आगे क्या है कि सर डॉट प्रोडक्ट को खास तरह से डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज, ध्यान रखें जो चीजें फिजिक्स में डिफाइन की जाती हैं उस पर क्वेश्चनिंग नहीं करते, उसे उसी हिसाब से याद कर लेते हैं, और ऑटोमेटिक जब आप इसको याद कर लोगे तो कुछ समय बाद ये समझ में भी आने लगेगा। फिलहाल आप इसे याद करो, मेरा ये पर्सनल सजेशन है। इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज, अब जरा देखो तो डिफाइन कैसे किया गया है। मान लो जैसे आप दो वेक्टर ले रहे हो, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो इन दोनों को मैं क्या करवा रहा हूँ, डॉट करवा रहा हूँ। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल का कोसाइन थीटा। सिंपल ऐसे, एज सिंपल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये दो वेक्टर्स हैं जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, पार्टिकुलर मान लो कोई एंगल थीटा है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड and the cosine of the angle between these two vectors. That is the basic definition of dot product of the vectors. इसे हमेशा आपको याद रखना, कभी भी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना है क्या कि डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोसाइन थीटा, जो कि इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, उसको लिख देते हैं। सिंपल, बस इतना लिख देते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये जो थर्ड क्वांटिटी बन के आई है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि पावर के एग्जांपल के रूप में है, जैसा कि वर्क डन के एग्जांपल के रूप में है। ठीक है, अब रही बात कि सर ये स्केलर प्रोडक्ट हमने बना तो लिया, हमने इसे डिफाइन तो कर लिया, बट इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज मेनली दो जगह पे करते हैं। पहला तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालने में, और तीसरा दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल निकालने में। दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एंगल निकालने में, जरा देखो यहां से फॉर्मूला से क्या आता है, कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का डॉट इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सिंपल। और ये निकल के तुम्हारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल बन रहा है थीटा, वो कोसाइन थीटा के रूप में दिया जाता है। और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट तो डॉट प्रोडक्ट का ये है कि दो वेक्टर्स के बीच में आप डॉट करवाते हो तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी का पता आपको चलता है, और दूसरा ये है कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर आप डॉट करवाते हो तो उसके बीच में बनने वाला जो एंगल है उसका आपको वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो बारी बारी दोनों पे काम कर लेते हैं, दोनों के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। इस पार्ट को मैं यही रहने देता हूं, यहां पर मैं इसको मिटा करके वो क्वेश्चन सेट करके आपको देता हूं। जैसे देख लीजिए, हमें क्या दिया गया है, हमें पावर की वैल्यू दे दी गई। एक एग्जांपल लेकर के मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पावर की वैल्यू दे दी, पावर इक्वल टू है 3i माइनस 4j प्लस 5k। ठीक है, सिमिलरली जो वेलोसिटी है, फोर्स की वैल्यू दे दी गई है, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दे दी गई है 2i माइनस 2j प्लस 3k। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर। तो आपको पता है पावर कैसे डिफाइन किया गया है, पावर तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से डिफाइन किया गया है। तो आप सीधे लिखोगे ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी। बात समझ में आई, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और इस बिहाफ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा उसको समझने के लिए, अब इसके आगे क्या होगा उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूं। थोड़ा सा पीछे कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसे सॉल्व करने से पहले मुझे आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो जरा वो क्या बतानी है, वो चीजें मुझे वो मैं समझा रहा हूं। क्या आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा है? बिल्कुल देखा। ये वाला आपका जे यूनिट वेक्टर को दिखाता है, ये आपका आई यूनिट वेक्टर को दिखाता है, और सिमिलरली ये के यूनिट वेक्टर को बताता है। और आपको पता है कि इन तीनों के बीच में, चूंकि तीनों ऑर्थोगोनल है तो सभी के बीच में 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इन सभी चीजों का रिजल्ट कैसे निकालने वाले हम लोग इसी की मदद से, तो जरा देखिए मैं क्या करने वाला हूं, जरा देखें आई डॉट आई। तो जरा देखो, तो एक वेक्टर यूनिट वेक्टर आई को मैं आई से ही डॉट करवा रहा हूं तो क्या बोला जाता है, इसका जरा फॉर्म देखिए। दो को मैं डॉट करवा रहा हूं, दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, इसको मैं क्या करवा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूं। तो पहले का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इन दोनों के बीच में एंगल का कोसाइन। तो एंगल आई इंटू आई भी धरी और दूसरा आई भी धरी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, मतलब आई डॉट आई बराबर होता है 1। सिमिलरली जे डॉट जे बराबर 1 होगा और के डॉट वेक्टर के इक्वल टू 1 होगा। ये पार्ट आपको याद रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। मतलब जब सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे उनका, तो हमें रिजल्टेंट 1 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, अब अगला पार्ट क्या करना है हमें, डिसिमिलर। मतलब कहने का क्या है, मैं ये कह रहा हूं आई डॉट जे करवा दो, तो आप बोलोगे सर पहले का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 और इंटू इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, उसका कोसाइन, cos 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। मींस जब आप डिसिमिलर
यूनिट वेक्टर्स को जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, अगर आप उसको डॉट प्रोडक्ट करवाते हो तो आपको आंसर मिलता है 0, मतलब i डॉट जे इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं बोलूं j डॉट के तो 0 और सिमिलरली k डॉट आई इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। क्या कह रहा था मैं? कह रहा था कि अगर डिसिमिलर हो गए तो 0 और अगर सिमिलर हो गए तो 1। ये हमेशा आपको कंठस्थ याद रख लेना चाहिए। अब चलो यही सेम टू सेम फॉर्मेट में वहां लगाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इस एग्जांपल को जो देखिए f डॉट v, तो मैंने लिखना क्या है, मुझे लिखना है 3i माइनस 4j प्लस 5k डॉट 2i माइनस 2j प्लस 3k। डन। ठीक है, अब बारी बारी से सभी को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा देखो, तो ये जो i वाला है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी होगा, और ये i वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जरा देखो, तो सेम वाले जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब सेम वाले मल्टीप्लाई होंगे तो होंगे 1, तो i इंटू आई 1 और 3 इंटू 2 6। डन। चलिए इसके बाद डिसिमिलर वाले जितने भी हैं सब होने वाले हैं 0। अभी तो सीखा आपने। क्यों? क्योंकि i जो है वो जिस j से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा, i जो है वो k से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। चलो अब अगली बात ये होगा -4 इंटू 2 j और i 0, फिर -4 और माइनस माइनस माइनस, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 4 गुने 2 8 और j 1 और फिर अगला 0। सिमिलरली अब इसको जरा देखो, तो ये 0 होगा, 0 प्लस 0 और लास्ट में 5 गुने 3 15, और ये कितना आने वाला है 8 6 14 और 15 29, और ये आपका आंसर होने वाला है। और ये इसकी पावर की वैल्यू हो जाएगी। क्या बात समझ में आई है कि कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं दो वेक्टर्स का? तो ये डॉट प्रोडक्ट करवाने का ये बेसिक तरीका है और इसके लिए आपको ये फंडा याद रखना चाहिए। और जैसे आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है, जो कि यहाँ पावर है उसका वैल्यू दे देता है। निश्चित है कि यहाँ पर वॉट होगा इसका आंसर, अगर ये सारे स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट्स में लिए गए इसके यूनिट्स। तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे अब सारा चीज क्लियर हो जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिए बच्चों, हमारे पास मैंने क्या बोला कि पहले तो डॉट प्रोडक्ट करवाया जाता है, तो उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया। बट अगर डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्वेश्चन आएगा, तो कैसे करेंगे उसका जरा एग्जांपल देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक वेक्टर ए है जो है 6i प्लस 6j माइनस 3k, और एक वेक्टर बी है जो कि है 7i प्लस 4j प्लस 4k। अब इन दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है, और हमें अच्छे से पता है कि एंगल फाइंड आउट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला है वो क्या हुआ करता था, याद करो, cos इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और यही वो फॉर्मूला था जो मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए। और अगर आपको ये याद है तो बस शुरू हो जाइए। चलिए एक बात अभी जो मैंने जस्ट लिखा था वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं। आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 और के डॉट के इक्वल्स टू 1। सिमिलरली ये तो सिमिलर वालों के लिए हो गया, बट डिसिमिलर वालों के लिए जैसे मैं बोलूं आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0, के डॉट आई इक्वल्स टू 0। ये भी आपको याद रखना चाहिए था। सिमिलर हुआ तो 1, डिसिमिलर हुआ तो 0। तो अभी यही खेल खेलेंगे हम लोग। तो जरा देखो, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम बिल्कुल सीधे लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, जरा देखो, वेक्टर दिस एंड दिस का प्रोडक्ट करना है हमें, तो क्या लिखेंगे 6i प्लस 6j माइनस 3k डन इनटू डॉट में, यहां डॉट का एक साइन दीजिए, 7i उसके बाद 4j प्लस 4k डन। ऊपर में इतने को हमें डॉट करवाना है और नीचे में क्या लिखा गया है, दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का भी और बी का भी। तो आपको पता है तीनों के तीनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, तो डायरेक्ट ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। मतलब कहने का सिंपल, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 81। जरा चेक कर लो सही है क्या। अच्छा, अब 81 को तो अंडर रूट में निकालोगे 1, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया है 9। सिमिलरली आपको बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। चलिए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। जरा देखो तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है हमारे पास, अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस व्हाट, बी जेड का स्क्वायर। बी एक्स का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 नो डाउट, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस अगेन 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और ये हो गया आपका 50 अगर मोटा मोटा मानो तो, और ये फिर से हो गया 81 अंडर रूट 81 और ये हो गया 9।
मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 9 आया और बी का भी 9 आया, तो आपको यहां लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तो जरा देखो, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, जो जस्ट अभी डॉट प्रोडक्ट करवाया था i से i 1, तो यहां हो जाएगा 7 इंटू 6 42 i इंटू i 1, उसके बाद अदर से जितने का भी होगा सब 0 0, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं आपके लिए लिख रहा हूं। फिर j की बात करो तो ये तो 0 होने वाला है, और फिर j से j 6 चौके 24, 6 इंटू 4 24, और j 1, दिस इज 24। अब इसके बाद अगला वाला फिर से ये 0, फिर प्लस में इसका ये वाला पार्ट 0, ये भी 0 0, दो 0, अब इसके बाद लास्ट में k 4 इंटू -3 है ना, तो माइनस ये हो जाएगा -12, डन, और डिवाइडेड बाय व्हाट 9 इंटू 9। अब इसे जरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो ये हो जाएगा 42 और प्लस इसमें से 12 घटा, तो ये हो जाएगा 12, तो ये आने वाला है आपका 4 1 5 56 बाई कितना 81 या 9 इंटू 9 जो भी है। सही है क्या, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? देखो तो जरा, 2 2 4 और 5 4 5 4 1 5 6, सही है, नहीं 54 होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हम लोगों ने यहां तक लिख लिया। अब इसे क्या करना ना, सिंपली सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। ये कितने बार में कटेगा, शायद 6 बार में, और ये कितने बार में कटेगा, शायद 2 बार में, और ये कितना कटेगा 3 बार में। सही है क्या, देख लो, तो ये आ गया हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू 2/3, दिस मीन्स थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3, और ये है आपका आंसर। बट जब ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, तो चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा था। चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन जो है उस क्वेश्चन का इससे मैच नहीं कर रहा था। तो बच्चे का दिमाग खराब हो गया, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है? प्रोबेबली मैंने भी नहीं किया होगा। तो आंसर अगर ये नहीं आ रहा तो फिर कौन सा आंसर होगा? तो वहां देखिए थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाया गया था, उस फॉर्मेट को भी आप समझिए। हो क्या रहा था जरा देखिए, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, तो क्या लिखते हैं हम लोग जनरली? इन जनरल लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज 2/3। यस और नो? 2/3 बेस और हाइपोटेनस है, बट परपेंडिकुलर कितना होगा? तो तुम्हें पता है √3 का स्क्वायर 9 - 4 √ हो गया 5। सही है क्या, गलत तो नहीं कर रहा मैं? 9 - 4 मतलब 5 ना। ठीक है, आ जाओ। तो अब ये तो बात हो गई पी की। तो आंसर जो वहां दिया हुआ था वो ऐसा ना देकर के ऐसा दिया हुआ था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर √5 बाई हाइपोटेनस बाई 3। तो वहां दिया था आंसर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √5/3, और ये था उसका आंसर। तो जरा देखो, सारा का सारा मेहनत इस पर फोकस था, बट आंसर के जो ऑप्शंस थे वो इस तरह से दिए गए थे। तो बच्चे जनरल इसमें कंफ्यूज जरूर से हो जाएंगे कि यार ये आंसर मिल क्यों नहीं रहा, कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। वो बार बार दिमाग लगाएंगे, टाइम जैसे जैसे किल होगा टेंशन बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज आपके माइंड में स्ट्राइक होती रहनी चाहिए, और यही सबसे खास बात है कि मैं क्लास में इन सब फॉर्मेट्स पर जरूर से ध्यान देता हूं कि बच्चे ऐसी ऐसी गलतियां भी ना करें। थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा इनलार्ज, जो क्वेश्चन सेटर सोच सकता है वो आपको सोचना पड़ेगा, तो काम बन जाता है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज में जरूर बताना, बाकी वीडियो को लाइक करना, और जैसा भी कुछ लगे मुझे उसके अकॉर्डिंग मैसेज जरूर करना। चलो ठीक है, अब अगले सेशन में इससे कुछ ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे।